कहानी की शुरुआत में हम दो इंजीनियर्स को देखते हैं जो आपस में गंभीर बातचीत कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वे लोग एक अंडरग्राउंड लैब में किसी सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तभी वहां एक लेडी साइंटिस्ट आती है और उन्हें बताती है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में इस तरह चल रहे प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब सिर्फ अमेरिका और जापान ही बचे हैं। वह आगे बताती है कि हर बार जापान इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। अगर हम इसी तरह असफल होते रहे तो हम बाकी देशों से काफी पीछे हो जाएंगे। यह कहकर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम मैक्स नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कॉलेज की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ अपने कजिन के घर जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और फिर सभी साथ में निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो मैक्स और उसके दोस्तों पर किसी शिकारी की तरह नजर रखे हुए था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी समय से उनका पीछा कर रहा हो। तभी वह आदमी फोन पर किसी से बात करते हुए कहता है कि शिकार यहाँ से आगे निकल चुका है। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में मैक्स और उसके दोस्त एक सुनसान दूर दराज के गैस स्टेशन पर रुकते हैं। मैक्स वहां के कर्मचारी से अपने कजिन के घर की लोकेशन पूछता है, लेकिन गैस स्टेशन का कर्मचारी बदतमीजी से पेश आता है और मैक्स की गर्लफ्रेंड को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। ये देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि झगड़ा शुरू हो, उसके दोस्त बीच में आकर मामला शांत कर देते हैं। इसके बाद गैस स्टेशन का कर्मचारी उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर वे लोग उस जगह पर गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैक्स और उसके दोस्त इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लंबे सफर के बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे एक पुराने केबिन को देखते हैं जिसकी हालत बाहर से काफी जर्जर थी। लेकिन जब सभी अंदर जाते हैं तो वह केबिन उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जॉन के कमरे में एक बेहद डरावनी पेंटिंग टंगी होती है। वह उसे दीवार से उतारकर नीचे रख देता है। लेकिन जैसे ही वह पेंटिंग हटाता है उसे डॉली दिखाई देती है जो उसके बगल वाले कमरे में ठहरी हुई है। दरअसल वहां एक छिपा हुआ वन वे मिरर होता है जिसकी वजह से जॉन तो डॉली को देख सकता है, लेकिन डॉली उसे नहीं देख पाती। बेखबर डॉली कपड़े बदलने वाली होती है, इसीलिए वह तुरंत बाहर आकर उस अजीब आईने के बारे में सबको बताता है। इसके बाद वह डॉली से अपना कमरा बदल लेता है। अगले सीन में खुलासा होता है कि इस केबिन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब इंजीनियर्स गैरी और स्टीव अपनी अंडरग्राउंड लैब में मॉनिटर पर देख रहे हैं और हर कमरे में हिडन कैमरे लगे हुए हैं जिनसे वे लोग उन पर निगरानी कर रहे होते हैं। इसी बीच लैब में एक कॉल आता है और यह कॉल किसी और का नहीं होता बल्कि उसी गैस स्टेशन के कर्मचारी का होता है। वह फोन पर कहता है कि शिकार जाल में फंस चुके हैं। उधर केबिन में मौजूद स्टूडेंट्स खतरे से अनजान मस्ती मजाक में डूबे होते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वे सभी ट्रूथ ऑफ डेयर खेल रहे होते हैं। उसी दौरान मार्टी जूल्स को दीवार पर टंगे भेड़िए के सिर के साथ रोमांस करने का डेयर देता है। इस पर जूल्स बिना सोचे समझे वह डेयर पूरा कर देती है। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सभी घबरा जाते हैं। जूल्स डॉली को बेसमेंट के अंदर अकेले जाने का डेयर देती है। डॉली हिम्मत जुटाकर बेसमेंट में उतरती है। तभी उसकी नजर एक लड़की की तस्वीर पर पड़ती है जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर जाती है। उसकी चीख सुनकर बाकी सभी भी नीचे आ जाते हैं। वह कमरा काफी पुरानी और अजीब चीजों से भरा होता है। मैक्स कहता है कि शायद ये सब इस मकान के पुराने मालिक की चीजें होंगी। इसके बाद सभी अलग अलग सामान को देखने लगते हैं। डॉली को वहाँ एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर साल 1903 लिखा होता है। उस डायरी से पता चलता है कि वह डायरी एना नाम की एक छोटी लड़की की है जो इस केबिन के पहले मालिक की बेटी थी। डायरी में लिखा होता है कि उसके पिता ने उस पर और उसकी माँ पर भयानक अत्याचार किए थे। इन अत्याचारों के दौरान उसका एक हाथ काट दिया गया था और उसकी माँ की मौत हो गई थी। आगे डायरी में लिखा होता है कि एना को उम्मीद है एक दिन कोई इंसान आएगा और डायरी में लिखा मंत्र पढ़ेगा। उस मंत्र से एना का परिवार फिर से जिंदा हो जाएगा और जो भी उन्हें जिंदा करेगा वे उसे मौत के घाट उतार देंगे। यह सुनते ही मार्टी घबरा जाता है और डॉली को वह मंत्र पढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो जैसे उसे उस मंत्र को पढ़ने के लिए उकसा रही होती है। उस आवाज के प्रभाव में आकर डॉली वह मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र के पढ़ते ही जमीन के भीतर से एक हाथ बाहर निकल आता है और धीरे धीरे एना की पूरी फैमिली जिंदा होकर बाहर आ जाती है और वे सीधे उसी केबिन की ओर बढ़ने लगती हैं। दूसरी ओर लैब की एक बड़ी स्क्रीन पर जापान में चल रहे इसी प्रोजेक्ट की लाइव फुटेज दिखाई जा रही होती है। वहाँ एक स्कूल में एक चुड़ैल मौजूद है और बच्चे उसे देखकर डर के मारे मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। इधर केबिन में ज़ॉम्बीज़ के खतरे से अनजान सभी दोस्त रात का मजा ले रहे होते हैं। मैक्स जूल्स को लेकर जंगल की तरफ जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जूल्स अंधेरे और सुनसान जगह को देखकर
वहाँ कुछ भी करने से मना कर देती है। तभी लैब में स्टीव काम वासना बढ़ाने वाला स्प्रे एक्टिवेट कर देता है। वह स्प्रे जंगल में फैल जाता है और अपना असर दिखाने लगता है। केमिकल के प्रभाव में दोनों अपना होश खो बैठते हैं और वहीं प्यार करने लगते हैं। उसी वक्त ज़ॉम्बीज वहाँ पहुंच जाते हैं। उनमें से एक अचानक जूल्स पर हमला कर देता है। मैक्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है और आखिरकार जूल्स की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, लैब में स्टीव एक हैंडल खींचता है। उसी पल एक पत्थर की मूर्ति पर खून की धारा बहने लगती है, मानो किसी बलि की रस्म पूरी हुई हो। थोड़ी देर बाद मार्टी टहलने के लिए केबिन से बाहर निकलता है। जब वह बाहर पेशाब कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाती है। वे दोनों किसी तरह उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर केबिन के अंदर घुस जाते हैं। अंदर डॉली जूल्स के बारे में पूछती है। मैक्स उसे बताता है कि जूल्स अब मर चुकी है, लेकिन डॉली को इस बात पर यकीन नहीं होता और वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सामने एक विशाल ज़ॉम्बी खड़ा दिखाई देता है। वह ज़ॉम्बी उनकी तरफ जूल्स का कटा हुआ सिर फेंक देता है। यह दृश्य देखकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं, जैसे उनके जिस्म से रूह निकल गई हो। उसे देखते ही वे लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी मैक्स कहता है कि हम लोगों को एक साथ रहना होगा और तभी हम यहाँ से बाहर निकाल पाएंगे। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। उधर लैब में बैठे स्टीव मैक्स के प्लेन को देख समझ जाता है कि अगर ये सब एक साथ रहे तो इन्हें मारना बहुत मुश्किल हो सकता है। यही सोचकर वह उस कमरे में एक गैस छोड़ देता है ताकि वे अलग अलग हो सके। उस गैस के असर में आते ही मैक्स का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह सबको सख्त लहजे में अपने अपने कमरों में जाने के लिए कहता है। जैसे ही सभी अपने कमरों के अंदर जाते हैं, लैब में बैठा स्टीव हर कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। इधर मार्टी खिड़की बंद करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसके हाथ से लैंप गिरकर टूट जाता है, लेकिन तभी उसे टूटे हुए हिस्से के पीछे उसे एक छुपा हुआ कैमरा दिखाई देता है। वह उस कैमरा के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक एक ज़ॉम्बी खिड़की से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। मार्टी पूरी कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। ज़ॉम्बी उसे घसीटते हुए एक गड्ढे में ले जाता है और कुछ ही पलों में वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। उधर लैब में स्टीव एक और हैंडल खींचता है। उसी के साथ वहां मौजूद एक दूसरी पत्थर की आकृति पर भी खून बहने लगता है और अचानक पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, मानो कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। दूसरी ओर डॉली के कमरे में एक ज़ॉम्बी घुसने की कोशिश कर रहा होता है। डॉली घबराकर मदद के लिए चिल्लाती है। तभी जॉन दीवार पर लगे कांच को तोड़कर उसे अपने कमरे में खींच लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी वहां भी पहुंच जाता है और जॉन के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। तभी डॉली की नजर कमरे के अंदर बने एक तहखाने पर पड़ती है। वे दोनों तुरंत उस तहखाने के अंदर चले जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ डायरी वाली लड़की के पिता ने उस पर और उसकी मां पर अत्याचार किए थे। तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी अचानक जॉन पर हमला करता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। वहां कुछ पुराने हथियार पड़े होते हैं। उन्हीं हथियारों की मदद से डॉली उस ज़ॉम्बी को मार गिराती है। इतने में मैक्स भी वहां पहुंच जाता है। अब तीनों समझ चुके होते हैं कि यहाँ रुकना मौत को बुलाना है, इसलिए वे तुरंत वहां से भागने का फैसला करते हैं और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। उधर हमें जापान में चल रहे इसी तरह के प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाई जाती है, जहां वे छोटी बच्चियां मिलकर चुड़ैल को काबू करने में कामयाब हो जाती हैं। और इस प्रकार जापान का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, जिससे गैरी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में सिर्फ उनका ही प्रोजेक्ट बचा होता है। इधर मैक्स अपने दोस्तों के साथ तेजी से उस जगह से दूर भाग रहा होता है, लेकिन लैब में काम कर रहे लोगों ने उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर रखी होती है। जिस टनल से होकर वे निकलने वाले होते हैं, उसे बंद करने की योजना पहले ही बना ली गई थी। उनके प्लान के मुताबिक अब तक वह टनल बंद हो जानी चाहिए थी। तभी स्टीव की नजर स्क्रीन पर पड़ती है और वह देखता है कि टनल अभी तक बंद नहीं हुई है। यह देखकर गैरी तुरंत उस डिपार्टमेंट की ओर दौड़ता है जिसके जिम्मे टनल बंद करने का काम था। दूसरी तरफ मैक्स और उसके दोस्त टनल में प्रवेश कर चुके होते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने से ठीक पहले गैरी टनल को बंद करने में कामयाब हो जाता है। अब टनल पूरी तरह बंद हो चुकी थी। तभी उनके सामने एक गहरी खाई बचती है जिसे पार करना नामुमकिन लगता है। तभी मैक्स के दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह अपनी स्पोर्ट्स बाइक उठाता है और पूरी रफ्तार से खाई के ऊपर छलांग लगा देता है। एक पल के लिए लगता है कि वह सफल हो जाएगा, लेकिन तभी वह बीच हवा में किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाता है और सीधा खाई में जा गिरता है। यह देखकर डॉली को शक होने लगता है कि उन्हें जानबूझकर इस जगह फंसाया गया है और वे यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। जॉन उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि जरूर कोई और रास्ता होगा, लेकिन तभी अचानक एक लोहे की रोड जॉन के गले के आर पार हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक ज़ॉम्बी पहले से वैन के अंदर छिपा हुआ था। जॉन की मौत होते ही वैन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे नदी में जा गिरती है। डॉली किसी तरह उस ज़ॉम्बी से खुद को बचाकर नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह सांस लेती है, उसके सामने एक और ज़ॉम्बी दिखता है। उधर लैब में सभी लोग यह मानकर कि प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है, जश्न मना रहे होते हैं। स्क्रीन पर दिखता है कि ज़ॉम्बी डॉली पर बेरहमी से हमला कर रहा है। तभी पार्टी के बीच एक फोन बजता है। यह फोन डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर स्टीव को बताता है कि अभी भी डॉली के अलावा एक और लड़के की बलि बाकी है। अगले सीन में खुलासा होता है कि मार्टी अभी जिंदा है। वह ठीक समय पर पहुंचकर
डॉली को उस जॉम्बी से बचा लेता है और उसे पास ही बने एक बंकर में ले जाता है। बंकर के अंदर एक जॉम्बी के कटे हुए टुकड़े फर्श पर पड़े होते हैं। ये वही जॉम्बी होता है जिसने मार्टी पर हमला किया था और मार्टी ने किसी तरह उसे मार गिराया था। बंकर के ठीक नीचे एक लिफ्ट मौजूद होती है। मार्टी डॉली को बताता है कि कोई न कोई इन जॉम्बीज को इसी लिफ्ट के जरिए ऊपर भेज रहा है, यानी यह सब एक सोची समझी साजिश है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से भागने का कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मार्टी और डॉली लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। फर्श पर पड़े जॉम्बी के कटे हुए टुकड़े भी लिफ्ट में गिर जाते हैं। इसके बाद लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगती है और फिर रुककर एक गोलाकार ट्रैक पर घूमने लगती है। घूमते हुए उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ अलग अलग कांच के चैम्बर्स में कई तरह के विक्षिप्त जानवर, भूत और पिशाच कैद करके रखे गए हैं। असल में यह लिफ्ट उन्हें सीधे उसी अंडरग्राउंड लैब में लेकर आई है जहाँ से इस पूरे खेल को कंट्रोल किया जा रहा था। दूसरी ओर लैब में मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि डॉली और मार्टी जिंदा हैं और नीचे तक पहुंच चुके हैं। वे तुरंत एक गार्ड को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, गार्ड उन दोनों पर बंदूक तान देता है, लेकिन उसी समय लिफ्ट में पड़े जॉम्बी के हाथ के हिलने से उसका ध्यान भटक जाता है। मौका देखते ही मार्टी और डॉली उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। जब वे आगे बढ़ते रहे होते हैं, तभी लैब के स्पीकर से एक औरत की आवाज गूंजती है। वह उन्हें बताती है कि अब तक जो भी उन्होंने जिन खौफनाक चीजों का सामना किया है, वे असली डर के मायने में कुछ भी नहीं है। असली खतरा तो अभी बाकी है जो जमीन के नीचे है। आगे वह कहती है कि हमने दुनिया के लोगों को बचाने के लिए उन प्राचीन शक्तियों के लिए हर साल कुछ लोगों की बलि देनी पड़ती है और इस बार बलि के लिए उन्हें चुना गया है। यह सुनते ही दोनों पास के एक केबिन में घुस जाते हैं। तभी हथियारों से लैस गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस केबिन का शीशा बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए गोलियां उन्हें छू नहीं पाती। उसी दौरान डॉली की नजर एक कंट्रोल पैनल पर पड़ती है जिसमें कैद शैतानों को आजाद करने का बटन होता है। डॉली बिना देर किए वह बटन को दबा देती है। जैसे ही बटन दबता है, सारे शैतान और भयानक जीव अपने अपने चैम्बर्स से बाहर निकल आते हैं और गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते पूरी लैब में कत्लेआम मच जाता है। इस अफरा तफरी में स्टीव और लेडी साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं। गैरी किसी तरह वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह भी डॉली के हाथों मारा जाता है। मरने से पहले गैरी डॉली से कहता है कि वह मार्टी को मार दे क्योंकि बलि पूरी होना जरूरी है, लेकिन डॉली उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद मार्टी और डॉली आगे बढ़ते हैं और एक विशाल तहखाने में पहुंचते हैं। वहां दीवार पर 5 आकृतियां बनी होती हैं। तभी उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर वहां आती है। वह उन्हें बताती है कि दीवार पर बनी ये 5 आकृतियां डॉली और उसके दोस्तों का प्रतीक है। डायरेक्टर आगे बताती है कि इंसानों के धरती पर आने से पहले यहाँ एंशिएंट वंस नाम के प्राचीन जीवों का राज्य था। एंशिएंट वंस ने इंसानों को खत्म करने के बजाय उन्हें धरती सौंप दी और खुद जमीन के नीचे रहने चले गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हर साल 5 इंसानों की बलि चढ़ाई जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे वापस आकर पूरी मानव जाति को खत्म कर देंगे और फिर से धरती पर राज करेंगे। वह दीवार पर बनी 5 आकृतियों की ओर इशारा करते हुए बताती है कि ये 5 बलियां मैक्स और उसके दोस्तों की हैं। इनमें से 5वीं बलि यानी डॉली की बलि ऑप्शनल है। उसे बस मौत के डर से गुजरना था और वह उस भयावह अनुभव से गुजर चुकी है, इसलिए उसका मरना जरूरी नहीं है। डायरेक्टर उनसे मानवता को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने की प्रार्थना करती है। यह सुनकर मार्टी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जिन लोगों ने उसके दोस्तों के साथ इतना क्रूर खेल खेला, वे खुद भी उसी अंजाम के लायक हैं, लेकिन डॉली मानवता को बचाने के लिए मार्टी की कुर्बानी देने का मन बना चुकी होती है। वह कांपते हाथों से मार्टी पर बंदूक तानती है। वह ट्रिगर दबाने वाली होती है कि तभी पीछे से एक वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है। बंदूक उसके हाथों से छूटकर गिर जाती है। मार्टी तुरंत बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डायरेक्टर उस पर झपट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक वही ज़ॉम्बी लड़की जिसके परिवार को उन्होंने अनजाने में जिंदा किया था, हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और डायरेक्टर के सिर में मार देती है। मौका देखकर मार्टी, डायरेक्टर और ज़ॉम्बी लड़की दोनों को धक्का देकर खाई में गिरा देता है। अब मार्टी और डॉली अकेले रह जाते हैं। दोनों थके हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। वे एक दूसरे की जान लेने की कोशिश के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। डॉली शांत आवाज में कहती है कि इंसान खुद शैतान बन चुके हैं। उन्होंने लालच और सत्ता के लिए मासूम लोगों की बलि दी है। शायद अब वक्त आ गया है कि कोई और इस धरती पर राज करे। इतना कहते ही जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। चारों तरफ दरारें पड़ जाती हैं। कुछ ही पलों में धरती फटती है और उसके भीतर से एक विशालकाय हाथ बाहर निकलता है। इसी भयानक दृश्य के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारे चैनल मूवी बॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूले।